स्वागत है दोस्तों फिर से हमारा यूट्यूब चैनल राहुल जीएस स्कूल पे। दोस्तों प्लीज़ चैनल लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे IMEC और ये देखेंगे कि IMEC है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका करंट स्टेटस क्या है और फ्यूचर क्या है। तो सबसे पहले देखें IMEC है क्या। तो IMEC है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह G20 जब दिल्ली भारत में हुआ था 2023 में, तब इस टर्म को कॉइन किया गया था। इसकी परिकल्पना की गई थी कि एक ऐसा कॉरिडोर जिससे इंडिया का डायरेक्ट यूरोप से लिंक हो, मिनिमल रूट को फॉलो करते हुए, मिनिमम कॉस्ट को फॉलो करते हुए इंडिया से कोई भी सामान बने यूरोप पहुंचे, यूरोप से कोई भी सामान पहुंचे मिडिल बने, यूरोप से कोई भी सामान बने मिडिल ईस्ट होते हुए इंडिया तुरंत पहुंच जाए। तो ऐसा कॉरिडोर भाई क्यों सोचा गया। तो इससे पहले अभी तक जो बिजनेस होता है वह स्वेज कैनाल और रेड सी के थ्रू कोई भी सामान अगर यूरोप से इंडिया पहुंचना है तो इस रूट के थ्रू आता है। अगर इस रीजन की बात करें, यहाँ से ईरान से इधर कतर वगैरह से कोई भी सामान आना है तो वो कैसे आएगा, तो ये पर्शियन गल्फ के थ्रू पर्शियन गल्फ के थ्रू आएगा। तो अब इस दोनों रूट में आए दिन इशू रहते थे कि यहाँ पे हुथी, यमन है सऊदी अरब के नीचे, यहाँ पे हुथी ग्रुप अटैक कर देते शिपमेंट पे। यहाँ ईरान का जब भी इशू होता था, इंटरनेशनल रिलेशन इसके खराब होते थे अमेरिका से या वेस्ट से, तो यहाँ पे इम्बार्गो की बात करता था। इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे कॉरिडोर की परिकल्पना की गई थी जो डायरेक्ट इंडिया को यूरोप से जोड़े। ऐसा इस कॉरिडोर की परिकल्पना इस कारण भी की गई थी कि ये समय जो था इस एरिया के लिए शांति काल का समय था। शांति काल का समय मतलब ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते सुधर रहे थे। दोनों ने चाइना के अधीनता में एक वार्तालाप भी किया था और अपनी इशू दूर करने की कोशिश की थी। इधर इजराइल के रिश्ते अरब देशों से सुधर रहे थे। यूएई से तो उसने अब्राहम एकॉर्ड और I2U2 के थ्रू अपने रिश्ते सुधार ही लिए थे और सऊदी अरब भी लग रहा था कि इजराइल से उसके रिश्ते अब बनने लगेंगे, क्योंकि इससे अरब देशों का भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था। तीसरा, कतर और जीसीसी के रिश्ते भी सुधर रहे थे। तो ये सारे कंडीशन थे कि एक तरीके से बढ़ावा दे रहे थे कि हाँ ऐसी कॉरिडोर की परिकल्पना की जा सकती है। तो IMEC में कैसा रूट रहेगा, तो इसमें दो तरह के रूट रहेंगे, सी रूट रहेगा, रेल रूट रहेगा। सी रूट रहेगा कि भारत के गुजरात और मुंबई से कोई भी सामान जो है सीधे सी रूट के थ्रू यूएई पहुंचेगा, फिर यूएई से वो रेल रूट के थ्रू सऊदी अरबिया जॉर्डन के होते हुए इजराइल तक पहुंचेगा, इजराइल के हाफिया पोर्ट तक पहुंचेगा, फिर हाफिया पोर्ट से ये सी लिंक होते हुए ग्रीस और इटली के पोर्ट पर पहुंचेगा, फिर वहां से यूरोप के हाई रेल नेटवर्क का यूज करते हुए पूरे यूरोप के कंटिनेंट में फैल जाएगा। परिकल्पना कीजिए दोस्तों को कितना अच्छा रहता अगर ये रूट बन गया रहता। यूरोप से कोई भी सामान बनता वो तुरंत इंडिया तक पहुंच सकता था और इंडिया से कोई भी सामान बनता यूरोप तक पहुंच सकता था। मतलब एक पूरे तरीके से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रहा था और इस इंटीग्रेशन के थ्रू इस एरिया में कितने रोजगार पैदा होते ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। सारे देश एकदम खुशी से एक निगाहें बैठा के देख रहे थे कि जल्द से जल्द ये कॉरिडोर पूरा हो और एक सीमलेस कॉरिडोर बन के सामने आए। अब इसकी जरूरत की पड़ी, इसका कुछ अंश हमने पीछे डिस्कस कर लिया। तो इसके जनरली दो पक्ष जाने जा सकते हैं कि एक इसका जियो पॉलिटिकल व्यू भी था और एक जियो इकोनॉमिक्स भी था। जियो पॉलिटिकल व्यू ये था कि हौथी अटैक जो हमने डिस्कशन किया कि यहाँ पे हौथी अटैक जो यमन वाले करते हैं यहाँ पे, इससे बचने के लिए ईरान का एम्बार्गो जो यहाँ पे ईरान लगाता है इस पर्शियन गल्फ में यहाँ पे, और तीसरा चाइना के BRI को काउंटर करने के लिए। तो ये इसके जियो पॉलिटिकल हो गए। इकोनॉमिक जियो इकोनॉमिक इसका रीजन था टू बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय फोस्टिंग कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन एशिया, पर्शियन गल्फ एंड यूरोप। मतलब वही इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इंडिया से लेके यूएई, सऊदी अरब, इजराइल के होते हुए यूरोप तक फैल जाता। अब वही स्वेज कैनाल और रेड सी जिसका हम लोग ने अभी डिस्कशन कर ही लिया है कि इससे जो अभी बिजनेस हो रहा है, इससे जो अभी व्यापार हो रहा है, अगर इस कॉरिडोर से बनने के बाद इस व्यापार में लगे टाइम से 40% कम टाइम लगेगा और कॉस्ट जितना लगता है उससे 30% कम कॉस्ट में, मतलब कम टाइम के साथ साथ कम पैसा में सामान जो है यूरोप से इंडिया और इंडिया से यूरोप हो जाता। सपोज कीजिए कितना बेहतरीन रहता, कितने रोजगार पैदा होते, कितने अवसर पैदा होते। अगला है कि इस कॉरिडोर में ट्रेड कॉरिडोर के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के लिए केबल बिछता, डिजिटल डाटा केबल बिछता, जिससे कि सर्विस सेक्टर में बूस्ट आता, कई सारे रोजगार पैदा होते, कई सारे अवसर आते। तीसरा, हाइड्रोजन एनर्जी के लिए पाइप का काम किया जाता, जिससे कि हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी हम जानते हैं ये मिडिल ईस्ट से इंडिया तक और फिर यूरोप तक जाता। कितना अच्छा रहता कि रिन्यूएबल एनर्जी का एक तरीके से बहुत बड़े लेवल पे उत्पादन होता और जो कि विश्व के लिए भी अच्छे रहता है और इस देश के पार्टिकुलर टारगेट जो है रिन्यूएबल एनर्जी को प्राप्त करने का पेरिस एग्रीमेंट के अनुसार उसको अचीव करने में हेल्प मिलता। लेकिन इसमें एक और चीज, अब इंडिविजुअली देश की बात करें
तो यूएई सऊदी अरबिया का हम लोग जानते हैं, ये दोनों देश अपना बिजनेस मॉडल जो है ऑयल से शिफ्ट करके नॉन ऑयल ट्रेड पे डाल रहे हैं, जिसमें इन्होंने इनिशियल कुछ सफलता भी प्राप्त की है। यूएई और सऊदी अरबिया, यूएई का तो लगभग $900 बिलियन का नॉन ऑयल ट्रेड है, लेकिन सऊदी अरबिया अभी इसमें छोटा छोटा स्टेप ले रहा है, और यह कॉरिडोर बनने के बाद यह बहुत बड़े टारगेट को अचीव करता अपने। इसका नॉन ऑयल ट्रेड का बिजनेस जो है यूरोप के साथ साथ इंडिया से भी बढ़ता, और इसका जो 2030 तक का टारगेट है कि जो एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफिकेशन करना है, ऑयल बिजनेस से अलग करना है, उसको अचीव करने में इसे बहुत बड़ा हेल्प मिलता। यूरोप की बात करें तो यूरोप एनर्जी के लिए हम लोग जानते हैं दूसरे पे डिपेंड रहता है, तो यूरोप का एनर्जी जो है वो सोर्स पूरा होता है मिडिल ईस्ट से, क्योंकि यह कॉरिडोर बहुत आसानी से उसको सामान एक्सेस करने में हेल्प करता है। दूसरा, यूरोप अभी भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और भारत यूरोप का 9वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। तो इस कॉरिडोर के बनने से दोनों के बीच और ज़्यादा बिजनेस होते, और ज़्यादा ट्रेड होते, और ज़्यादा रोजगार प्राप्त होते। इसराइल के लिए तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। मैं था इस चलते बोल रहा हूँ कि आगे देखेंगे कैसे एक घटना ने इस पूरे एम्बिशियस प्रोजेक्ट की वाट लगा के रख दी। तो इसराइल के लिए मैटर ऑफ रिकॉग्निशन की बात था। हम लोग जानते हैं कि इसराइल मिडिल ईस्ट के देशों से अपना पहचान पाने के लिए, अपना वैलिडिटी पाने के लिए हम तत्पर रहता है कि कोई भी अगर अरब देश अगर उसको रिकॉग्निशन देती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा टारगेट की बात होती है। तो हमने देखा इस कॉरिडोर में इराक का कितना महत्व है कि कोई भी यूएई से लेके इराक इसराइल के हाफिया पोर्ट तक रेल लिंक से जुड़ जाता, और फिर इसराइल के हाफिया पोर्ट से होके ये यूरोप जाता। तो इस पूरे बिजनेस मॉडल में इसराइल का हाफिया पोर्ट एक महत्वपूर्ण पोर्ट के रूप में सामने आता। और जब भी इस कॉरिडोर की बात होती तो बात होती इसराइल का हाफिया मतलब इसराइल को रिकॉग्निशन मिलता पूरे देशों में। और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ने से यूरोपीय देश भी फलस्तीन का इशू छोड़ के इसराइल के साथ अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए हो सकता था इसराइल को मान्यता देते। और इसराइल का जो हमेशा से ट्राई रहा है कि ढेर सारे देशों से अपने रिकॉग्निशन प्राप्त करे, उसमें इसको हेल्प मिलता। इंडिया के लिए तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। इंडिया के लिए तो ये तो ऐसे था जैसे कॉरिडोर बनने से इंडिया का ट्रेड वॉल्यूम बढ़ जाता, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता, यूरोप के साथ जो इसका सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है उसके साथ और ज़्यादा बिजनेस होते। भारत अपना एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई कर सकता था, जो कि अभी मेन कंसर्न है, जिसका फायदा यूएई उठा रहा है, क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट अभी तक कंसंट्रेटेड है। भारत ने यूएई सऊदी अरबिया से डिप्लोमेटिक टाई के थ्रू उस देश में यूपीआई तक को भी एक्सेप्ट करवा लिया था, और इससे आगे का काम हो सकता था। ये कॉरिडोर भारत के लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और चाइना के बीआरआई के काउंटर बैलेंस के रूप में काम करता। लेकिन दोस्तों, सितंबर में ये घोषणा हुआ कि ये बनेगा, और 7 अक्टूबर 2023 को एक बहुत ही दुखद घटना हुई। उसके बाद तो इसराइल और हमास के बीच जो डिवास्टेड युद्ध हुआ, जिसमें अभी तक 60,000 से ज़्यादा आदमी मारे जा चुके हैं, उसके बाद तो पूरा अरब वर्ल्ड तहस नहस हो गया है। सारे अरब वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड नेशन जो है उसके रिश्ते इसराइल से खराब हो चुके हैं। जॉर्डन तो इसराइल से और नाराज़ है, क्योंकि जितने भी रिफ्यूजी हैं सारे जॉर्डन को ऑब्जर्व करने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि इतने एक उम्मीद से भरी कॉरिडोर को कैसे एक घटना ने तहस नहस कर दिया। अब तो ये बहुत ही मुश्किल ही लग रहा है कि ये फिर से रिवाइव हो पाएगा। अब IMEC कॉरिडोर जो है वो तो अब उस रिजोल्यूशन का वेट कर रहा है जो इस रीजन का सबसे पुराना है। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है? क्या IMEC फिर से रिवाइव हो पाएगा? इसमें किसकी गलती है? क्या इसराइल को और हमास को और पूरे वर्ल्ड को इस कॉरिडोर को फिर से रिवाइव करने के लिए क्या जल्द से जल्द युद्ध समाप्ति घोषणा करके फिर से डिप्लोमेटिक टाई बढ़ाने पर जोर देना चाहिए? अपना विचार जरूर दें। इसी के साथ इस छोटे से जानकारी को मैं यहीं पे रोकता हूँ। आशा करता हूँ ये छोटा सा जानकारी आपको सही लगा होगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें